गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आपको? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 16 बता दिया था। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बता दिया था, और 5 और 6 में बड़ी सामान्य सी बातें हैं, तो उसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात आपको याद दिला दें, पिछली क्लास में हमने रिजर्वेशन की बात खत्म किया था, इसलिए निष्कर्ष उसका यह है कि रिजर्वेशन आवश्यक है सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन जिसको भी रिजर्वेशन दिया जाए वहां पे व्यक्ति तक सही पहुंच पाए रिजर्वेशन, इसकी पहचान हमें करनी चाहिए कि रिजर्वेशन उसी व्यक्ति तक पहुंच पाए जो वास्तविक रूप में उसके लिए डिजर्व करता है। इसका मतलब है रिजर्वेशन को हम किससे जोड़ेंगे? सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, समाज में समानुपातिक समानता के लिए आवश्यक है, सबको संसाधन में हिस्सा दिया जाए इसके लिए आवश्यक है। लेकिन समस्या कहां पर है? समस्या कि उसका ऐसे ही लोगों को प्राप्त हो सके जो उसके लिए वास्तविक रूप में डिजर्व करते हैं, और रिजर्वेशन की मात्रा उतनी रहे जिससे अवसर की समानता का विचार बाधित न होने पाए। ये निष्कर्ष आपका रहेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 और 6 में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। यानी हमारे यहाँ जहां पे डिबेट होता है 14 है, 19, 21, अब 17, 18, ये सब कुछ चीजों को हम बहुत झटके से पढ़ लेते हैं सामान्य तरीके से, क्योंकि इसमें कोई बहुत बार डिबेट नहीं है, तो और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्व का भी नहीं है, तो हमें हमेशा सीखना पड़ता है किस चीज पे फोकस ज्यादा करें, किसको शॉर्ट कर दें। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में नौकरियों से संबंधित कोई बात नहीं है, उसमें केवल ये लिखा गया है कि कहीं भी, यानी वो स्वाभाविक रूप में वो कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थाओं का अधिकार जरूर है, उसमें सरकारी नौकरियों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में बात लिखी गई है कि यदि किसी संस्था के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के द्वारा, अगर उस धार्मिक संस्था में नियुक्ति में अपने ही समुदाय के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह सेवाओं में समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब यह समझा जाए, कि अगर मान लीजिए कोई स्वामीनारायण संप्रदाय है, अयोध्या जन्मभूमि ट्रस्ट है, तो अयोध्या मंदिर में अगर मंदिर के प्रशासन के लिए और मंदिर की समिति में हिंदुओं को ही शामिल किया गया, इस बात पर कोई न्यायपालिका में याचिका दायर नहीं कर सकता कि उसमें नॉन हिंदू शामिल क्यों नहीं हुए। स्वामी, क्योंकि हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे धर्मावलंबी को शामिल करने पर हम उस मान्यता को, अपने कल्चर को न बना पाए, इसलिए हर धार्मिक संस्था को ऐसा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। तो सरकारी नौकरियों से संबंधित नहीं है। तो कहीं भी कोई आप देखेंगे, जैसे कि अगर कहीं भी आप देखें इस्कॉन के लोगों के जितने मेंबर्स आप देखेंगे उन्हीं कार्यकर्ता होते हैं, तो जो समुदाय को नहीं फॉलो करता वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भी उसमें भागीदारी करूंगा। और दूसरी बात, क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 16 में सीधे ये भी लिखी गई है आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जो हमने पहले बता दिया है, क्योंकि हमारे संविधान में पहली बात की गई सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन किस संविधान संशोधन से आर्थिक पिछड़ापन का विचार जोड़ दिया गया? 103। तो वो पिछड़ेपन, यानी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, वह आरक्षण की मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होगी। यह है क्लॉज आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। तो क्लॉज 5 तो क्लॉज 6 बिल्कुल सिंपल सा है, हमने पहले बता रखा है, एक हमने एग्जाम्पल बता दिया। 17, 18 भी सिंपल है, क्योंकि अब अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17, 18 में बड़ी सिंपल सी बात लिखी गई है। अनुच्छेद 17, 18 में देखिए समानता के दो तरीके होते हैं, एक तो सभी को समान अवसर देना, दूसरा हमने पहले बता रखा है भेदभाव का अभाव और विषमता का भाव, विशेषाधिकार का भाव। तो समानता के दो आयाम है, पहला सभी को समान अवसर दे देना, दूसरा किसी प्रकार की विषमता न रहे, विशेषाधिकार न रहे। और आर्टिकल 17 से क्या किया? छुआछूत को रोका गया, यानी विषमता को रोका गया। अब आप कहेंगे विषमता को रोकना था तो उसके लिए आर्टिकल 17 हमने क्यों बना दिया? तो कहा जाता है देखिए छुआछूत एक बड़ी गंभीर समस्या थी, और छुआछूत करना मानवीय गरिमा के खिलाफ है,
क्योंकि मानव पैदाइशी ही अपने आप में स्वतंत्र है, उसके पास गरिमा, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। यानी छुआछूत के बारे में देखिए, अगर मान लीजिए मेडिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोविड हो गया, कोविड के कारण कोई किसी व्यक्ति को नहीं छू रहा है तो ये छुआछूत नहीं है। मेडिकल कारणों से हो सकता है कि कोई बीमारी फैल रही हो, तो बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम कोई प्रावधान कर दे। लेकिन जब हम छुआछूत की बात करते हैं तब इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति पवित्र है, कोई अपवित्र है। यानी जिसके खिलाफ छुआछूत किया गया वो अपवित्र है। मानव और अपवित्र ये विचार ही अपने आप में विरोधाभासी है। आजकल तो जानवरों को लोग इतना पवित्र मानते हैं। आप देख रहे हैं कैसे आजकल लोग पेट को, जो लोग पेट को पालते हैं वो उनके लिए कितना मानव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानव और अपवित्र ये अपने आप में मानवीय गरिमा का अपमान है। इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल 17 बाकायदा किया गया और छुआछूत को रोका गया। और आर्टिकल 17 में बड़ी आपको लिखी गई, बड़ी आप मार्मिक बातें लिखी गई है। ऐसे शब्द का प्रयोग शायद और किसी आर्टिकल में नहीं किया गया है, क्योंकि लिखा गया छुआछूत का किसी भी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है और इसका प्रयोग दंडनीय अपराध है। तो एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, छुआछूत की समाप्ति। अच्छा, छुआछूत का बहुत विशुद्ध नाम है अस्पृश्यता। छुआछूत का बड़ा विशुद्ध नाम क्या है? अस्पृश्यता। बताइए। देखिए, उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण एक प्रकार का मौलिक अधिकार क्या है? नौकरियों में अवसर की समानता। आरक्षण का सहायताकारी प्रावधान है, ऐसा उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। क्योंकि आरक्षण क्या है कि एक तरीके का इस पर बड़ा विवाद हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर अब लेकिन कहोगे, आपने यही पूछा उच्चतम, हमारी आपकी बात होगी, उच्चतम न्यायालय की बात होगी, किसकी बात आप लिखोगे? अपनी बात। तब एक ही लाइन में उसका उत्तर है। तो उसमें लेकिन क्या आता है बताओ, तेजी से बोलिए। अरे सीरीज वही उत्तर तो मैंने दिया। आर्टिकल क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 16 ये फंडामेंटल राइट है, क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट नहीं है, इनेबलिंग क्लॉज है, ये पूरक प्रावधान है। सिंपल सी बात है। क्या? हाँ ठीक है। सीरीज देखिए, आपका अगला सवाल ठीक है, लॉजिकल आपका अगला सवाल है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में क्या डिफरेंस है? आपने दोनों पढ़ लिया, क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 6 में क्या डिफरेंस है? बताइए। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज 6 में तो क्या करता है? 5 की बात नहीं है, 6 की बात मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, अरे बड़ी सिंपल सी बात है। कभी अब देखिएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में जो बातें लिखी गई हैं उसमें लिखा गया है आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में विशेष उपाय की बात नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है, पहला अंतर। दूसरा, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में यह कहा गया है कि आरक्षण कहां दिया जाएगा? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, और वो किसके? ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में विशेष उपाय की बात भी है। अब विशेष उपाय में आरक्षण के अलावा और भी कोई चीज आ सकती है। फिर उसके बाद लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण होगा। वो कौन होगी? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, वहां रिजर्वेशन होगा। जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में नौकरियों में आरक्षण की बात है, और किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए। यहां समानता है, दोनों में ईडब्ल्यूएस की बात की गई, दोनों में 10% की सीमा लिखी गई है, दोनों में 10% होगा। एक शैक्षणिक संस्थाओं में है, दूसरा नौकरियों में है। एक में विशेष उपाय की बात की गई है, दूसरे में केवल नौकरियों की बात ही की गई है। आगे बढ़े, अब लिख लीजिए, क्या लिखा आपने?
छुआछूत का अंत। तो इसमें 2-4 पॉइंट आप लिखिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में वर्णित भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अपितु अपितु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। निरपेक्ष नहीं, अपितु उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। लेकिन लेकिन अनुच्छेद 16 में उल्लिखित अनुच्छेद 17 में उल्लिखित मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 17 में उल्लिखित मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार है। जिसका अभिप्राय है कि किसी भी परिस्थिति में, जिसका मूल अभिप्राय किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार दंडनीय अपराध होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत दंडनीय अपराध होगा। दूसरा पॉइंट संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14। दूसरा पॉइंट है, संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14 जैसे अनुच्छेद 14 जो संविधान लागू होते ही स्वतः प्रभावित हो गए। कुछ अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14 जो संविधान लागू होते ही स्वतः प्रभावी हो गए। स्वतः प्रभावी अंडरलाइन। लेकिन अनुच्छेद 17, 23, 24 लेकिन अनुच्छेद 17, 23, 23, 24, 24 ऐसे मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 17, 23, 24 ऐसे मूल अधिकार हैं जो स्वतः प्रभावित नहीं होते, और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है। जो स्वतः प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है।
उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये बड़ा फर्क आ गया। यानी अभी तक जैसे 14 जिस दिन अनुच्छेद लिख दिया गया वो उसी दिन से अप्लाई हो गया। देखिए दो किस्म के होते हैं वाहन, दो किस्म के होते हैं, सेल्फ ऑपरेटेड, एक को किक मारने की आवश्यकता होती है। यानी वाहन को चलाने के दो तरीके हैं, एक तो खुद चल जाए, दूसरा किसी वाहन से टोचन किया जाए। कई बार वाहन को ढकेलने के लिए दूसरे वाहन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप स्वतः चालित हैं, कोई धकेलता है पीछे से, स्वतः चालित होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अनुच्छेद 15 जिस दिन लिखा गया उसी दिन लागू हो गया, 14 जिस दिन लिखा गया उसी दिन लागू हो गया, लेकिन 17 लागू नहीं हुआ। क्यों? 17 की लैंग्वेज आप देखें, 17 लागू क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है, अगर 17 के अनुच्छेद 17 की आप लैंग्वेज देखिए, अच्छा इसमें नहीं है क्या? अच्छा अच्छा बिना वैसे हम लैंग्वेज दिखा देते हैं आपको। अच्छा पीपीटी नहीं लगाया क्या फंडामेंटल राइट का? पीपीटी नहीं लगाया आपने? नहीं है इसमें, लगा दीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 17 में अगर उसकी लैंग्वेज आपको बता दें, उसमें लिखा गया है अब क्यों संसदीय विधि की आवश्यकता होती है, क्यों स्वतः संचालित नहीं होती, इसकी लैंग्वेज आप देखिए, लिखा गया है छुआछूत दंडनीय अपराध है और अस्पृश्यता एक तरीके से प्रतिबंधित है और उसका किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध है। तो सवाल यह है अस्पृश्यता प्रतिबंधित है तो ये तो बताइए अस्पृश्यता क्या है? भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी है क्या, 17 में लिखा गया है। और एक बात याद रखिए, हमारे रूल ऑफ लॉ है, हमारे विधि का शासन है, तो विधि के शासन में किसी को ऐसे दंडित कर देंगे या पहले FIR होगा? अच्छा दंड देंगे, कितने साल के लिए देंगे? अब छुआछूत के आरोप में किसी को दंडित करेंगे तो सवाल है, हमारे रूल ऑफ लॉ याद रखिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है किसी को दंडित करने के लिए पहला क्या होना चाहिए? FIR। FIR तब होगा जब किसी लॉ का उल्लंघन हमने किया, इसे लॉ बनाना पड़ेगा। और जब FIR हो गया, लॉ बन गया, हमें दंडित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, तो न्यायालय में सुनवाई होगी। इन सब के लिए हमें लॉ चाहिए, इसलिए अच्छा 17 से 1 मिनट यही तो है, 17 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 18 से आर्टिकल 17 से लगा दिए या 18 से? कोई भी मंगा लीजिए कहीं से ना। आर्टिकल 18 की बात लगा दीजिए, ये बोला इसमें कितने आर्टिकल है? इसमें तो नहीं, पूरा नहीं, इसका आगे चाहिए। हाँ तो देखो आर्टिकल 17 में जो बात लिखी गई है कि इसका मतलब है हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ दंड इससे थोड़ी दिया जाएगा। कई देशों में जो खाप, अच्छा हाँ कई देशों में क्या, हमारे यहाँ कई बार खाप पंचायत दंडित कर देती है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। खाप पंचायत का मतलब पंचायती राज नहीं होता, वो जाति की पंचायतें होती हैं जो किसी को दंडित कर देती हैं। हमारे यहाँ दंड देने का तरीका होना चाहिए, कानून होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए वकील होना चाहिए। और आप याद रखिए हम आगे चल के आर्टिकल 20 में पढ़ेंगे, किसी के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को तभी छीना जा सकता है जब लॉ हो, और लॉ ही नहीं उसके प्रोसीजर भी हो। इसीलिए पहले लॉ तो बनाइए। इसलिए अनुच्छेद 17 की लैंग्वेज आप देखिए,
तो वो कहता है कि बिना लॉ बनाए ये फंडामेंटल राइट ऑपरेट नहीं होगा। यानी केवल संविधान में मिल जाने से आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कई बार कोई सामान हम दुकान से खरीदते हैं तो दुकान से खरीद के उस सामान को व्यवहारिक बनाने में उसमें कई और सप्लीमेंट जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा आपने क्या दुकान से खरीदा जिसमें सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है? जैसे पेन है, पेन में रिफिल डालेंगे नहीं डालेंगे? तो अच्छा नहीं डालेंगे रिफिल। अच्छा जेल पेन है आपकी, अच्छा जेल में भी तो रिफिल चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए एक बात याद रखिए, बंदूक में गोली के बिना बंदूक चलेगी, केवल बंदूक ही दिखा चल लेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लोग तमंचा दिखाते थे, तमंचा में गोली खरीदने का पैसा ही नहीं था, तो तमंचा दिखा के मुठिया से मार के भागते थे बाद में। इसका मतलब है अनुच्छेद 17 अगर तमंचा है तो गोली कहां से आएगी? संसदीय विधि के द्वारा, संसद की बंदूक से। कैसे? लिख लो मेरे बच्चे अगला पॉइंट। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, भारत में विधि का शासन है। इसी देखो 14 हर जगह रहेगा बच्चों, 14 इसलिए फंडामेंटल फंडामेंटल है। भारत में विधि का शासन है और किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए विधि की आवश्यकता होती है और वर्ष 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया। प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। (1976) में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अब आप याद रखिए, जब कोई हमारे लॉ बनती है, अब देखिए रूल ऑफ लॉ की बात, अब लॉ तो बन गया, अब इस लॉ में लिखा गया। अब सवाल यह है क्या लॉ में छुआछूत को परिभाषित कर दिया गया? उत्तर ही नहीं है। संविधान में छुआछूत को और एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, कई जगह कभी भी कई बार एग्जाम में अब इस बच्चे को दंडित किया जाए कि नहीं दंडित किया जाए? अच्छा क्यों दंडित किया जाए? देखिए अब सवाल यह है, अब मान लीजिए किसी बच्चे के क्लास में मोबाइल बच गया और मैंने उसको यहां बुला के कहते मुर्गा बनो। ये बताइए, इसका मोबाइल बच गया और मैंने कहा मुर्गा बनो, न्याय है कि अन्याय है? नहीं, पहले मुझे कारण पूछना चाहिए मोबाइल बजा कैसे।
अब कहीं साइलेंट नहीं हुआ, हो सकता है मोबाइल अलार्म सेट कर दिया हो, कई बार गड़बड़ी हो जाती है। इसका मतलब है पहले मुझे कारण, लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, किसी को दंड देने से पहले ये तो पूछ लीजिए, उसका पक्ष दे लीजिए। आप कोई क्लास में लेट आया, मैं कहा बेंच पे खड़े हो जाओ, ये न्याय नहीं है, क्योंकि हमें पहले पूछना चाहिए। हो सकता है बस लेट हो गई हो सकता है किसी बातचीत में इतना मशगूल हो गया कि ध्यान समय का न दिया हो, ये हो सकता है। एक बार कारण पूछ लेते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए अगर इसका मोबाइल बज गया, मैंने कहा सजा है मौत, लाओ। न्याय है अन्याय है? अरे मेरे दोस्तों, दंड की मात्रा अपराध के अनुसार होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ में हमेशा ध्यान रखा जाए। तीसरी बात, जब न्यायालय के सामने कोई व्यक्ति जाता है तो देखिए हमारे न्याय का एक प्रिंसिपल है, इसे लोकतांत्रिक देश में रहने के तमाम फायदे हैं। लोकतांत्रिक देश की न्याय प्रणाली इस आधार पर काम करती है कि 20 अपराधी छूट जाने चाहिए, एक निरपराधी व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई बार हमारे न्यायपालिका में छूट जाते हैं, लोग तो कहते हैं देखो हम छूट गए, हमने अपराध नहीं किया था। जरूरी नहीं कि जो न्यायपालिका छूट जाए वो निर्दोष था, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली इसी मानती है। दुनिया में कई जो तानाशाही देश, उसमें प्रिंसिपल अलग तरीके चलता है कि 5 निर्दोष व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते एक दोषी नहीं छूटना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा लिबरल तरीका है। इसलिए जब हम न्याय का कोई सिद्धांत बनाते हैं तो उसमें ये इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हमारे यहाँ किसी भी लॉ के निर्माण का आधार है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है कि न्यायपालिका मान के चलती है कि व्यक्ति निर्दोष है, पुलिस ने फंसाया है। जब कोई व्यक्ति न्यायपालिका के सामने जाता है तो न्यायपालिका हमारे मान की चलती है कि पुलिस ने इसे फंसाया होगा, व्यक्ति निर्दोष है। इसीलिए ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि बताओ सबूत क्या है, गवाह क्या है। इसे जब भी हमारे यहाँ पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, अपराधी का हाँ मैंने सब कुछ किया था, पुलिस का लट्ठी मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस के लाठी से बचने के लिए वो सब कुछ कह देगा। वो कहेगा मर्डर किया, हाँ किया है, कब किया था, अभी रात में ही किया था। जैसे जज के सामने जाएगा, उनका माय लॉर्ड, मुझे केवल खोपचे में लेके डरा कहलवाया गया। इसे आप याद रखिए, कोई व्यक्ति दोष है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ये सिद्ध करने का दायित्व किसका है? ये राज्य का है, पुलिस का है, व्यक्ति का नहीं है। अब इसलिए अभी देखिए अरविंद केजरीवाल, हमारे यहाँ आगे चलकर अनुच्छेद 20 पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, भाई मोबाइल से कन्वर्सेशन हुआ, मोबाइल का पासकोड ही नहीं बता रहे हैं, पासवर्ड ही नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ आपका काम है पासवर्ड ढूंढो, हम क्यों बताएं? इसका मतलब जिस बंदूक से अपराध हुआ है उसका ढूंढना पुलिस काम है, लाना मेरा काम है। पुलिस ढूंढे, मैं बताऊंगा ही नहीं। इसे कई बार पुलिस उल्टा लटकाती है। यही सब तरीके करने के लिए पुलिस डराती है, ऐसे पीटती है कि आदमी बता दे। नहीं तो यानी जरा सोच के देखे, हमारे यहाँ हर आदमी इनोसेंस माना जाता है, लेकिन कुछ लॉ बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ लॉ इसके अपवाद हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी जो बना है, उसमें उसमें प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। दूसरा, ये अधिनियम, इस अधिनियम में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब अगर इसमें कोई मामला, कोई व्यक्ति न्यायपालिका के सामने गया, और ये याद रखिए हमारे यहाँ 2 किस्म के न्यायालय हैं। एक तो हमारे न्यायालय 30 जारी वाला है, एक हमारे यहाँ रेगुलर न्यायालय है जो आईपीसी सीआरपीसी संबंधित है, जिसका नाम बदल रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने हत्या, मर्डर सामान्य किया तो उसके लिए 30 जारी न्यायालय है। लेकिन हमारे यहाँ आईपीसी में ऐसे कानून थे ही नहीं। कुछ हमारे यहाँ ऐसे कानून बनाए गए जिसकी कोई तुलना आईपीसी में नहीं थी। इसके लिए इस मामले में न्यायाधीश भी अलग बैठता है, इसकी न्यायालय भी अलग होता है। जैसे पोक्सो में अलग न्यायाधीश होगा, पीएमएलए में अलग न्यायाधीश होगा, अलग न्यायपालिका चलती है, अलग जुडिशरी चलती है। इसे कहते हैं विशेष अदालत। और इन विशेष अदालतों का जज भी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ही होता है 99% कंडीशन में। इसलिए जज ये मान लेगा कि आपने छुआछूत किया है, आप बताइए कि आपने नहीं किया है। अब सवाल ये है भैया,
पुलिस ने हमें खोपचे में ले लिया है। अब मैं कैसे बताऊं किया है कि नहीं किया है? एक अजीब सी बात नहीं है? इसलिए ये बड़े कठोरतम प्रिंसिपल है। आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट है। क्या लिखा था? नहीं, राज्य नहीं आ गया। ये यही राज्य का यही संपर्क होता है। सोचिए, राज्य से आप भी डर गए हैं, मैं भी सीधा पतली गली से भाग जाता हूं। मैं राज्य से टकराने की आवश्यकता नहीं है। और ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ इतने बच्चे हैं, एक एक भी बच्चे साथ नहीं देंगे, सब भाग जाएंगे। तो क्या लिखा आपने? और एक बार ऐसा मसला हुआ, मुखर्जी नगर घटना थी, संयोग से जो राज्य के संदर्भ मेरा स्टूडेंट ही था कोई। हमें कहा, क्या कर रहे हो? क्या सर आपने तो पढ़ाया है विधि का समान व्यवहार। मैं करो, मैं जा रहा हूं इधर से। पूछो मेरे बच्चे क्या पूछना चाहते हो? क्या स्पेशल करा कार्य को मतलब समझ नहीं पाया सवाल आपका। क्या क्या? हाँ हाँ। अरे मेरे बच्चों, छुआछूत अनुसूचित जाति जनजाति खिलाफ हुआ है, जनरल खिलाफ हुआ? अरे मेरे बच्चों, छुआछूत जिसके खिलाफ होगा, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जो करेगा वो बाकी लोग हैं। अरे लेकिन क्या उसमें है यार? मान क्यों लोगे यार मेरे पुत्र, ऐसा क्यों मान लेते हो? चलो फंडामेंटल ड्यूटी बताओ। चलो छात्र, चलो मेरे को फंडामेंटल ड्यूटी बताओ। तुम बताओ कुछ फंडामेंटल ड्यूटी। क्या सारांश में बताओ? ओ माय गॉड। अरे अरे मेरे बच्चे को आपसे पूछा जाए पिता का नाम बताओ, तो ऑप्शन बताओ। कमाल की बात है यार। अरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन नहीं होता, सीधा आपको बताना है। देखो देखिए, ये मेरा बच्चा बहुत जुझारू है, बहुत पढ़ाई पढ़ने का है, लेकिन मेरे बच्चे अगर यही ऊर्जा तुम सही दिशा में लगा दोगे, पहाड़ तोड़ दोगे। इतना इतना क्यों बावरापन करते हो मेरे पुत्र? क्या दुरुपयोग दुनिया में किसका नहीं होता? अरे मेरे बच्चे, आज तक कोई दुनिया में ऐसी चीज बन नहीं पाई इसका दुरुपयोग नहीं हुआ। लेकिन कोई चीज हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? उसका उपयोग ज्यादा है, दुरुपयोग। बताओ, मोबाइल का उपयोग है, दुरुपयोग है? दवाइयों का, राज्य का, अरे सबका दुरुपयोग है। इसके बावजूद हम अपनाते हैं, क्योंकि इतनी बावरेपन क्या जरूरत है? और मैं बताऊंगा तुम्हें पढ़ना कुछ, कहां पढ़ना, भारत सरकार का प्रकाशन देख लेना। देखो, तूने पहला सवाल पूछा है क्लॉज आर्टिकल 15, इसमें इतना जरूरत नहीं है। अगर ऊर्जा बचती हो, वित्त विधेयक, वित्त आयोग को काम याद कर लो, धन विधेयक क्या है वो याद कर लो, और फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लो, उसके बाद ऊर्जा बचती है। भारत सरकार का प्रकाशन है, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय काम क्या है, स्कीम क्या है, ये पढ़ने वाली चीजें हैं। अच्छा, ये सब तुम पढ़ लोगे? अच्छा, वो हम थोड़ी पढ़ाएंगे यार। अब मंत्रालय काम क्या है, गवर्नेंस में आपको शायद पढ़ाया जा सकता है। ये तो आपको कुछ फैक्ट आपको अपने लिखे। अरे आईएएस के एग्जाम में एग्जामिनर से इतनी बारीक वकील बनने की अपेक्षा नहीं है। बेसिक जो भी चल रही है, मंत्रालय काम कैसे करता है इसकी, हमारे पास देखो बच्चों में, मैंने कितनी बार मैंने कह दिया, आप देखो वो तो युवा बच्चों हो, अपनी ऊर्जा उस में लगाओ जहां मामला बन जाए। हमारे पास इतनी काम की चीजें हैं पढ़ने वाली कि आप वही नहीं पढ़ पाओगे, तो क्यों इधर जाते हो मेरे बच्चे? लिख लो, क्या लिखा आपने? है? क्या कर दिया गया है यार? नाम बदल दिया गया। अगला पॉइंट, अरे लिखा, अगला पॉइंट।
यह संयोग का विषय है, लिख लीजिए। हाँ, अगला पॉइंट है, यह संयोग का विषय है। यह संयोग का विषय है कि अस्पृश्यता न तो संविधान द्वारा परिभाषित है, अस्पृश्यता देखिए बोलिए, अस्पृश्यता न तो संविधान द्वारा परिभाषित है और न ही संसद के अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया। न ही संसदीय अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया। लेकिन फिर आप कहेंगे फिर अस्पृश्यता किसको माना जाए, तो कुछ अधिनियम में कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अस्पृश्यता किसको माना जाए, आपने जोमेटो से कोई खाना का ऑर्डर दिया और जोमेटो ने पूछा आपकी जाति क्या है, अस्पृश्यता हो जाएगा। जात के आधार पर किसी को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक देना, किसी को जाति सूचक शब्द से अपमानित कर देना, और अस्पृश्यता को किसी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं से जस्टिफाई करना, ये सब अस्पृश्यता के उदाहरण है। ये एक्ट में लिखा गया है, ना एक्ट में परिभाषित किया ना संविधान में। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, जैसे कि लाभ के पद को परिभाषित किया गया, तो किसी भी चीज को परिभाषित किया ही नहीं गया है। तो जब ये आ जाए संविधान में इसको परिभाषित किया गया है, इसका सीधा उत्तर है नहीं, हम इसमें जानने उनने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा लॉजिक का प्रयोग हमने कर दिया। परिभाषित नहीं, कुछ एग्जाम्पल हैं जहां से ऐसा दिखता है कि अस्पृश्यता का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या लिखा आपने, अगला पॉइंट लिख लीजिए। भारतीय न्याय प्रणाली में निर्दोष होने के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। भारतीय न्याय प्रणाली में निर्दोष होने के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लेकिन यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता। लेकिन यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता। यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता है, इसलिए न्यायालय व्यक्ति को निर्दोष होने के बजाय दोषी मानकर विचार करती है। निर्दोष होने के बजाय दोषी मानकर विचार करती है। दोषी मानकर विचार करती है। तो यह आर्टिकल 18 इसका मतलब है, और इसमें यह भी जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इसमें दंडित किया गया 2 साल की सजा, और 2 साल की सजा देने का मतलब है कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई अपने आप हो जाएगा। इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद तो 89 में एक और एक्ट बना दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट। और आपको याद दिला दे, अब देखिए आपको पढ़ने की आवश्यकता कहाँ होनी चाहिए, इतना आर्टिकल आपने बेसिक जान लिया, उससे ज्यादा रिसर्च करने कोई फायदा है नहीं इसमें।
आपको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का काम पढ़ना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का छुआछूत हो गया तो क्या इतना आसान है जाके थाने में रजिस्ट्रेशन करा देंगे? तो इसलिए अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग इन समुदाय की शिकायतों को हल करता है। अब कभी आपको याद है महिला आयोग का काम हमने शायद कभी बताया था, आपको एक इशारा दिया था, लगभग वही काम अनुसूचित जाति आयोग का भी है। एक बार आपके मन में होना चाहिए कि अनुसूचित जाति आयोग क्या है, जनजाति आयोग क्या है, क्योंकि आपके पीटी में अधिकार संबंधी मुद्दे हैं जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कहीं एप्लीकेशन पर खूब बार बार जाइए, बहुत ज्यादा संविधान पर, क्योंकि लॉ नहीं, हमें लॉ नहीं पढ़ना ना कि एक एक केस को हम देखें। बेसिक बात हमने देख लिया कि आर्टिकल 18 क्या है, और ये खास बात है कि आर्टिकल 18 में अब विवाद देखिए कहाँ तक है। जैसे कि आर्टिकल 18 में अगर ये मान लिया जाए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि जो न्यायपालिका में आया हुआ हर व्यक्ति दोषी है, इसका मतलब उसने छुआछूत किया है। अब वो बचाव करे, उसने कैसे नहीं किया वो प्रमाण दे। अब व्यक्ति ही खुद प्रमाण दे, बड़ा कठिन काम है। इसलिए आप देखेंगे यही मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंस रहा है, और बार बार न्यायपालिका के सामने मुद्दा जा रहा है कि सिद्धांत ठीक नहीं है। क्योंकि जब 89 में, अब सवाल कई बार ऐसा फंसता है, न्यायपालिका के सामने फंसा भी। अब एक लड़के लड़की का मामला था, लड़के ने किसी लड़की को प्रस्ताव दिया शादी का, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लड़का ने FIR कर दी कि इसने मेरे साथ छुआछूत किया। अब विवाह का मामला तो व्यक्तिगत मामला होता है। अब इसमें अब एक एक से बावरे लोग थे कि पहले एक एक से हमारे बावरे लोग थे, कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए कि जब तक प्रियंका गांधी से हमारा विवाह नहीं हुआ मैं पानी की टंकी से नहीं उतरूंगा। लोगों कूद जाओ भाई, अभी तुम कूद जाओ। अब कमाल की बात है, प्रियंका गांधी से पूछा, अपने मन से डिसाइड कर लिया। अरे शादी विवाह दोनों लोगों को कंसल्ट से होना चाहिए। कई बार 89 में एक और कानून बन गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। तो कई बार ऐसा देखा गया, उच्चतम न्यायालय इसी एक मामले में कह दिया था कि भाई देखिए अब इसमें कानून यह है कि बिना पूछे किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाएगा। इसी बात पर उच्चतम न्यायालय यही एग्जाम्पल दिया था, भाई बिना पूछे आप किसी को हिरासत में ले लेंगे तो इसका मतलब उसका पक्ष आप जान ही नहीं रहे, इसका तो मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बात कही थी कि नहीं, एक बार उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए जिससे इसके मिसयूज के चांसेस कम हो। और हकीकत की बात तो यह है, जिसके साथ ये भेदभाव होता है वो तो जान नहीं पाते, लेकिन जिसके साथ भेदभाव नहीं होता उसका बड़ा मिसयूज करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपको बता दें, मैं नाम नहीं बताऊंगा। राजस्थान के एक बड़े वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, उनको प्रोन्नति नहीं दिया गया किसी कारण से, तो उन्हें अगले दिन स्टेटमेंट दिया कि मेरे साथ छुआछूत हुआ। तो अगर IAS ऑफिसर के साथ भी छुआछूत होगा तब किसके साथ नहीं होगा, तो सवाल ही उत्पन्न हो जाएगा। तो कई बार मिसयूज के चांस बनते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 केवल इतना ही है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगला हम जहां विशेष फोकस करेंगे आर्टिकल 19, जहां बड़ा विवाद है, जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। ये सब तो सिंपल है। 18 अगले हेडिंग लिखिए, उपाधियों का अंत। अगला हेडिंग है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अच्छा, खास बात नहीं दिखता, जैसे किसी के नाम के सामने लिखे आर्टिकल 14 में क्या समानता का विचार। आर्टिकल 14 भूलेंगे नहीं, आर्टिकल 14 हर जगह आएगा, 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, क्योंकि समानता होनी चाहिए। अब समानता का एक बेसिक फिलॉसफी है, सभी की गरिमा समान है। समानता का मतलब है कि न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है, इसलिए हमने हर व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया है। तो अभी बताइए, एक जमाना था, अब जरा सोच के देखिए, एक होता है सामंतवादी समाज, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाज। यानी अनुच्छेद 18 नहीं है, ये समानता का वाला रूप है। इसलिए हमने पहले बता दिया था समानता के सब रिफ्लेक्शन है। देखिए, एक होता है सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी। तो जो फ्यूडल सोसाइटी होती है, सामंतवादी समाज होता है, वो सोपानिक होता है। सोपानिक का मतलब है कुछ लोग जन्मजात रूप में विशेष हो जाते हैं। किसी को जन्मजात रूप में विशेष दर्जा दे देना ये अपने आप में समानता के सिद्धांतों घोर उल्लंघन है। देखो देखिए, हर समाज में विषमता की जा सकती है उपलब्धि के आधार पे। सिविल सर्वेंट बनना उपलब्धि है या जन्म से विशेषाधिकार है? सांसद बनना, विधायक बनना, ये उपलब्धियां हैं।
तो ऐसी भी क्षमताएं हम स्वीकार कर सकते हैं, डॉक्टर बनना, टीचर बनना उपलब्धियां हैं। लेकिन उपाधि का मतलब होता है, सामंतवादी समाज अचीवमेंट के आधार पर लोगों के साथ विषमता नहीं करता, वो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार पैदा कर देता है। इसलिए सोच के देखिए, राजा महाराजा, अब राजा का बेटा राजा ही होगा, बताए, चाहे इसमें कोई गुण हो चाहे गुण ना हो, ये समस्या है। इसलिए वंशानुगत सिद्धांत लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। याद रखिए, कोई भी एमपी एमएलए हो जाए अच्छी बात है, अब कोई किसी का बेटा है, बेटी है, भाई है, भौजाई है, इस आधार पर हम कैसे किसी को विशेष मान ले भाई? और सच मानिए, अगर हम विशेष मान रहे हैं तो मूलभूत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। हर व्यक्ति, भाई कोई परिवार में किसी पैदा होने से किसी विशेष हो गया, ये सामंतवादी सोच है, इसे आप याद रखिए। और अमेरिका यूरोप में है ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोप में परिवार ही नहीं है। अमेरिका यूरोप परिवार नहीं होते, वहां 2-2, 3-3 साल के लिए शादी होती है, कई बार घंटे 2 घंटे के लिए भी शादी होती है। मैं मजाक बात नहीं कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, भाई भतीजावाद की समस्या ना अमेरिका में है, यूरोप में है, क्योंकि ना वहां कोई भाई है ना भतीजा है। अरे भाई तब होगा जब परिवार होगा, भतीजा तब होगा जब पत्नी का भाई होगा, भाई होगा। अरे मेरे दोस्तों, वहां तो आदमी अकेले घूम रहा है। यूरोप और अमेरिका का आदमी कैसे है? मतलब यूरोप से कोई आदमी आ रहा है, एक आदमी लंदन से फ्लाइट से इधर आ रहा है, वही फ्लाइट जर्मनी से आ रही है, दोनों ने ये तय कर लिया कि भारत में रहने तक दोनों एक साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे। उसके बाद भारत से लौटने में एक जर्मनी की फ्लाइट ले रहा है कि इंग्लैंड की फ्लाइट ले रहा है, अलग अलग हो गया, मामला ही खत्म। हमारे यहां समस्या है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहां अब सवाल है, एक जमाना था अंग्रेज हुआ करते थे, एक क्या थे? लॉर्ड, एक क्या थे? अर्ल, एक क्या थे? बिशप, एक क्या थे? राय बहादुर। तो हम क्या हैं? कुमार कमजोर। नाम क्या था? राय बहादुर। भाई एक ही आदमी बहादुर है, राय बहादुर। और दूसरा उसके बाद क्या था? लंबरदार, जागीरदार, तालुकदार, संविधान माताओं का खबरदार। ये सब दार नहीं चलेगा। इसलिए एक बात याद रखिए, समानता के सिद्धांत के तो हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, हम लोग पढ़ाते थे, तो हम लोग उनको कहते सर, नो सर नो मैम। आजकल तो नो बॉस। याद रखिए, सब बराबर हैं। एक ही दुनिया में कैटेगराइजेशन होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस। लोगों के नाम के सामने एक ही लगना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस। अब उसके अलावा नहीं, सर, लॉर्ड। ये बताइए, इसी से हमारा लाड साहब, लाड का बिगड़ता हुआ रूप हमारे यहां क्या है? लाड साहब। ये लाड साहब है तो हम क्या डंडा साहब हैं? क्या है? इसे जरा सोच के देखिए। और ये विशेषाधिकार, इन विशेषाधिकारों को मुस्लिम समुदाय के लिए अलग दिया जाता है, सर। उस समय अंग्रेजी उपाधि सर, सर की उपाधि देते थे। अगर आपने देवदास फिल्म कभी देखी होगी, जो शाहरुख खान की थी, नहीं देखी तो कोई जरूरत नहीं देखने की। अगर देवदास फिल्म आपने देखी होगी तो उसमें शाहरुख खान के पिताजी ने कहा है कि देखो, अंग्रेज सरकार मुझे सर की उपाधि देने वाली है और तुम एक नचनिया के पीछे पड़े हो। अरे भाई, नचनिया कोई औकात नहीं है क्या? नचनिया भाई, किसी ने डांस का प्रोफेशन चेंज कर लिया। डांस के प्रोफेशन का उतना ही महत्व है जितना टीचिंग का। अपना 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 तरीका है। इसलिए संविधान माताओं ने कहा कि ये सब क्या थी? उपाधियां थी। और उपाधि क्या पैदा करती है? विशेषाधिकार पैदा करती है। उपाधि क्या पैदा करती है? विषमता पैदा करती है। और उपाधियां दी किसको जाती थी? किसी कुशलता के आधार पर नहीं, पारदर्शिता के आधार पर नहीं, स्वामी भक्ति के आधार पर। यानी जो अंग्रेजों को कहा करता था, अंग्रेजों को जो कहा करता था कि इनके आने से भारत में उजाला हो गया, अंग्रेज आए तो उसके बाद हमारे यहाँ प्रकाश हुआ, उसके बाद हम अंधकार में ही रहते थे। अंग्रेजों ने आए तो हमें कोट पैंट पहनना सिखा दिया, टाई पहनना सिखा दिया, अंग्रेज बहुत खुश जाते थे। इसलिए जाति धर्म के आधार पर भी उपाधियां दी, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, ये उपाधियां मिलती थी। लेकिन अब सवाल है, ये उपाधियां हैं, नागरिकों का वर्गीकरण है। और नागरिकों का वर्गीकरण जन्म जाति धर्म के आधार पर करना, ये सीधे समानता का अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन हमारे यहां समस्या तब उत्पन्न हुई जब एक लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए? सोपानिक नहीं। कैसा? देखिए, सोपानिक समाज की विशेषता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सत्ता और पावर कुछ लोगों के पास होती है,
और ज्यादातर लोग क्या होते हैं, फुक्कड़। नीचे क्या है, ये समाज हिमालय जैसा होता है, टॉप पे कुछ लोग बैठ सकते हैं, नीचे तमाम लोग बैठ सकते हैं। इसे लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए, समतामूलक। समतामूलक समाज का मतलब ये लक्षण है, सबकी गरिमा समान है, न कोई लॉर्ड है, न कोई राय बहादुर है, न कोई अर्ल है, न कोई सर है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है, अब हमने भी आपको ऐसा ही नहीं कहा, एक लोकतांत्रिक समाज में भी हमने क्या कर दिया, भारत रत्न ये क्या दे दिया। अब बताओ, कई बार भाई भारत रत्न यानी कितने लोग रत्न हैं इस देश के, अभी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं, यार अगर कोई रत्न है तो हमें सोना ही कह दिया जाए, कुछ तो कह दिया जाए, चांदी हम क्या है, भारत के पीतल क्या है। दूसरा, और आप देखोगे भारत रत्न, पद्म विभूषण, तो हम क्या है, खरदूषण है, क्या है, पद्म विभूषण नाम क्या है, पद्म का पद्मश्री। और इतना ही नहीं है, उसके बाद तो अब सवाल ये है यार, बताओ, और उसके बाद किसी को डॉक्टर कह देना, किसी को महावीर चक्र, सेना का अधिकारी किस तरीके से नाम लिखते हैं कि जनरल जनरल XYZ परमवीर चक्र। उसके बाद परमवीर एक ही आदमी है, सब आदमी परमवीर है, ये अपने आप में बड़ी विशेष बात है। इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ क्या एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरीके का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है आखिर में कि इसको रोका जाए या इसको प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिबंधित किसे किया जाए, ये क्या है, इसी बात को 2-3 लाइन में लिख लीजिए। अनुच्छेद 18 में यही बात तो की गई है। अब अनुच्छेद 18 की बात अब देखने से पहले, यानी पहले एक विचार आप समझिए अनुच्छेद, उसके बाद अपने आप समझ जाएगा आपको। लिखने के 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला समानता का, पहला पॉइंट, समानता का तार्किक परिणाम है समानता का तार्किक परिणाम है कि किसी भी व्यक्ति को जन्मजात धर्म अथवा किसी व्यक्ति को जन्मजात धर्म अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए। धर्म अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए। किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए। दूसरा पॉइंट, इसलिए राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ब्रैकेट में आर्टिकल 18 क्लॉज 1, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ब्रैकेट में आर्टिकल 18 का क्लॉज 1। लेकिन इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं। लेकिन इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं। इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र। और पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2, सैन्य शिक्षा है शैक्षिक क्षेत्र। पॉइंट नंबर 2, सैन्य क्षेत्रों के लिए, सैन्य क्षेत्रों के लिए उपाधियों को देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपाधियों को देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अच्छा, सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र में उपाधियां देने पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्योंकि ये विषमताएं कुशलता योग्यता के आधार पर की गई हैं, जो सबके लिए खुली हैं। और इसलिए संविधान सभा में हमारे यहाँ राजगोपालाचारी ने कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार ने उपाधियां दी थी वो सब खत्म कर दिया जाए। तो जो पहले से हैं वो खत्म कर दिया जाए, बाकी राज्य देगा ही नहीं। इसका मतलब भारतीय राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, पहली बात, लेकिन हो सकता कोई विदेशों से ले तो। अगला पॉइंट, अगली बात भी लिख दी गई। अगला पॉइंट, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता। कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता। ब्रैकेट में क्लॉज 18 का आर्टिकल 18 क्लॉज 2, कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 18। इसका मतलब है न भारतीय राज्य देगा न विदेश से लेगा। बात पूरी हो गई। इसका मतलब फिर तो कहीं तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एक खास बात है, उसके अलावा जो बात आर्टिकल 3 और 4 में कर दी गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब इतनी कल्प, इसलिए हमारा संविधान बड़ा बन गया, इतनी बारीक बातें भी लिख दी गई। और विवाद भी आपको बता देंगे। कुछ विवाद तो हमेशा पॉलिटिकल किस्म के होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई लोग ऐसे ऐसे जो कि उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं, महात्मा गांधी को बापू क्यों कहा जाता है। उच्चतम का भाग जाओगे, अब यही ठांसे तुमको। तो ऐसे विवाद भी लोग लेके चले जाते हैं। दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार के द्वारा निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिलीप का मतलब बहुत फेमस एक्टर, निशाने पाकिस्तान दे दिया गया। फिर कुछ लोग उच्चतम न्यायालय चले गए, उनको दुश्मन के हाथ से उपाधि ले रहा है। हकीकत की बात है, आज दुनिया में उपाधियां रही ही नहीं। दास प्रथा खत्म हो गई, उपाधियां खत्म हो गई। लोकतंत्र के आने के बाद अब उपाधि कहां बची? पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है। तो संविधान पुरस्कार देने से मना कर रहा है, उपाधियां भाई उपाधि पुरस्कार में अंतर तो होना चाहिए। लेकिन वो अंतर आने से पहले अब जरा एक और भी एग्जाम्पल आपको बता दें। भाई हमारा कोई व्यक्ति उपाधि लेगा नहीं, विदेशी राज्य दे नहीं सकती, लेकिन अब यहां तीसरी कल्पना कर ली गई। देखिए हमारे यहां मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है। अब इतना बारीक कल्पना भी कर ली गई कि मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति है, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी पद पर है। मतलब राज्य के अंतर्गत किसी पद पर काम कर रहा है, या राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है। आपको मैं याद दिला दें, राज्य के ट्रस्ट दो होते हैं, एक राज्य के होते हैं, दूसरा निजी के। पतंजलि का ट्रस्ट निजी ट्रस्ट है, बाबा रामदेव का है। राज्य का ट्रस्ट का मतलब है जो बाकायदा 3 मूर्ति मेमोरियल है। जैसे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ कभी आपने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा है? उसी को 3 मूर्ति मेमोरियल ट्रस्ट कहते हैं। यह राज्य का ट्रस्ट है। तो हमारे 2 किस्म के संस्थाएं, एक तो ट्रस्ट किसी निजी व्यक्ति का हो सकता है, दूसरा ट्रस्ट कोई राज्य का हो सकता है। यानी अगर कोई राज्य के पद पर, राज्य के अंतर्गत, अब राज्य के अंतर्गत का मतलब वही है कोई विधायिका में, कार्यपालिका में अगर कोई किसी पद पर हो, और अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहे तो क्या होगा? तो उसके लिए शर्त लगाई गई है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसे शर्त लगा दी गई। आगे लिख लीजिए। हेडिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, शर्त के साथ उपाधि, यानी सशर्त
शर्त के साथ उपाधि का मतलब है सशर्त उपाधि, यानी शर्त के बिना नहीं होगी। सशर्त उपाधि का मतलब क्या है? पहला, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, इसका मतलब विदेशी है। जो भारतीय नागरिक नहीं है ब्रैकेट में विदेशी है। लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहा है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल ऐसा आपको याद आ रहा है? कोई विदेशी व्यक्ति है जो राज्य के अंतर्गत कोई ट्रस्ट या पद में काम करेगा? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जैसे हमारे यहां अमर्त्य सेन अमेरिका के नागरिक हैं, नागरिक अमेरिका के हैं। तो मान लिया अमर सेन की सेवा लेने के लिए भारतीय राज्य कहीं को अपॉइंटमेंट दे दे। आज तो हमारे 40 लाख ऐसे अमेरिका में रहने वाले लोग हैं जो भारतीय नागरिक हैं, सॉरी भारतीय मूल के हैं, लेकिन नागरिक किसके हो गए? विदेशी नागरिक तो हुए। अगर उनको राज्य की सेवा में हम ले रहे हैं और उनको कोई उपाधि देना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्यों रखी गई है? तो राष्ट्रपति कह सकता है आप छुट्टी ले लो। राष्ट्रपति पूछ सकता है क्यों आप दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? और हमारी तो इतनी तक बात होती है कि मान लीजिए कोई, इतनी बात नहीं है, अगर कोई हमारे यहाँ का पदाधिकारी, अगर हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी है और बाहर कहीं बाहर किसी यात्रा में जा रहा है, हमारे यहाँ हमारे सरकारी सेवक है, कोई निजी व्यक्ति है, अगर कोई विदेशी संस्था उसको रहने का इंतजाम कर रही है, उसको स्पॉन्सर कर रही है, गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा कि ये स्पॉन्सर करने वाला कौन है, क्यों कर रहा है। बिला वजह कोई गिफ्ट देता नहीं। और आप देखिए, हम लोग तो शादी में हम गिफ्ट देते हैं, नाप जोक के कितना उसने दिया था और कितना, पहले हम रजिस्टर खोलते हैं, अच्छा इसने 21 रुपए दिया था। क्या लिखा आपने? पर काम कर रहा है। उसे उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी। उसे उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। सहमति अंडरलाइन। राष्ट्रपति से सहमत लेनी होगी। राष्ट्रपति से, गवर्नर से नहीं, राष्ट्रपति से। क्योंकि वो विदेशी आदमी होगा उपाधि बाहर से ही देगा। भाई हमारा राज्य तो उपाधि देगा ही नहीं, तो लेगा तो बाहर से आदमी। तो बाहर से गवर्नर से नहीं पूछा जाएगा, किससे सीधा पूछा जाएगा? राष्ट्रपति से। और आप ये देखिए, राष्ट्रपति से पूछने का सीधा मतलब है मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जब विदेश की यात्राओं पर जाते हैं, परमिशन गृह मंत्रालय की चाहिए। अंतिम लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। पद भेंट, पद भेंट अथवा उपलब्धि। पद, पद हेडिंग है, पद यानी ऑफिस। पद भेंट प्रेजेंट, उपहार मतलब भेंट। पद भेंट या उपहार। उपलब्धि इमोल्यूमेंट, लेने पर प्रतिबंध। पद, उपलब्धि, जो अभी तीनों में से कोई आपको नहीं मिली इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, पद क्या होता है? पद क्या होता है? अच्छा, भेंट कहीं आपको मिली कि नहीं मिली?
क्या? अच्छा, हमें कोई भेंट क्या देता है? गुलाब। गुलाब लेकर क्या करेंगे यार? अरे भेंट दो, कोई कार दे दो, ऐसा भेंट चाहिए कि नहीं? अरे दोस्तों, भेंट मतलब कि आपको किसी ने गुलाब दे दिया, किसी ने कहा कि मैं, किसी ने शेर व शायरी से भेंट कर दिया, तो दिल तो ठीक है लेकिन मामला गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है, फुक्कड़ ऐसे भेंट करेगा? भाई जब किसी हमारे पास कुछ नहीं तो हम ऐसे शब्दों से भेंट करेंगे, शेर व शायरी से। इसके शायर से मिल जाइए, शायर आपको बैठे बैठे चांद पर पहुंचा देगा। और जब शेर व शायरी खत्म हुई तो आपको लगा, अरे मिला क्या अंत में ही? कहाँ गए? जहां थे वहीं थे। इसे आप याद रखिए, उपलब्धि हमें अभी मिली नहीं, भेंट किसी ने दिया नहीं, क्योंकि किसी को देंगे तब तो कोई देगा। अरे किसी पद पर रहेंगे तभी तो भेंट मिलेगा। और भेंट गुलाब गुलाब मिलना कोई भेंट नहीं, ये सब दिल बहलाने वाली चीजें हैं। और पद उसे जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 14 में उपाधि की कोई बात ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ 18 में उपाधि का उल्लेख ही नहीं है। वो तो 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है। ये पहला पॉइंट। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है, अथवा किसी ट्रस्ट में कार्यरत है। राज्य के अंतर्गत किसी पद पर कार्य कर रहा है अथवा किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है या कार्यरत है, वह वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या राष्ट्रपति की सहमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भेंट, उपलब्धि, कोई भेंट, उपलब्धि अथवा कोई भेंट, उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। कोई भेंट, उपलब्धि अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। ब्रैकेट में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18। और यकीन मानिए, इसका उपाधि से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका राज्य के निष्ठा और सुरक्षा संबंध ज्यादा है। क्योंकि अगर किसी, भाई स्वाभाविक रूप में जो हमारे राज्य के अंतर्गत काम कर रहा है, उसके ऊपर विदेशी राज्य इतना मेहरबान क्यों है? अब सवाल यही तो है। कई बार नेताओं के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप उठे हैं कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, लंदन में से कोई दूसरा फ्लैट दे रहा है, तो लंदन में कोई किसी दूसरा फ्लैट कैसे दे देगा? कोई नहीं, कोई इसका तो कारण होगा। इसी क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल का संबंध यहां से नहीं है, ये आर्टिकल 18 की बात है। लेकिन इस पे विवाद क्या है? अंतिम हेडिंग है क्या? राष्ट्रपति देखिए, उसका उसका उत्तर आगे लिख लीजिए, उसका उत्तर जवाब है, आगे लिख लीजिए। अंतिम बात देखिए, उपाधियों से संबंधित विवाद, उपाधियों से संबंधित विवाद, अनुच्छेद 18 से संबंधित विवाद, उपाधियों से संबंधित विवाद या अनुच्छेद 18 से संबंधित विवाद।
पहला पॉइंट, पहला, कांग्रेस सरकार के द्वारा 1954 से कांग्रेस सरकार के द्वारा 1954 से भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की घोषणा की गई। जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया। जिसे वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया। जनता पार्टी समाप्त कर दिया और 3 साल तक यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया, यानी 1980 तक। तीन वर्ष तक यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई, जैसे ही इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आई, उन्होंने फिर इसकी शुरुआत कर दी। जैसे इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आई, उन्होंने फिर इसकी शुरुआत कर दी। इसका मतलब है यही विवाद था। और एक सीधी सी बात है भाई, विवाद इसमें यह था, जनता पार्टी कहा करती थी देखो कांग्रेस तो समानता को नहीं मानती। अब ये पॉलिटिकल स्टंट था और अब 3 साल के लिए ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। जनता पार्टी ने कहा ये समानता के खिलाफ है, हम समाजवादी हैं, समाजवादी के लिए समानता इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल है जब इतना पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया तो अंतिम न्यायालय, तो अंतिम मामला उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने बड़ी स्पष्ट बात कर दी और आज तो विवाद है ही नहीं है। आज तो मामला ये बनता है कि भाई जिसको पुरस्कार दिया जाए वो पारदर्शी हो। आज विवाद है ही नहीं है, इसलिए अंतिम मीटिंग लिख लीजिए, न्यायालय का निर्णय। अंतिम मीटिंग है न्यायालय का निर्णय। बालाजी राघवन वाद में बालाजी राघवन वाद में ये 95 का मामला था। बालाजी राघवन वाद में इस विवाद को हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा इस विवाद को हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपाधियां और पुरस्कार एक दूसरे से अलग है। हल करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार और उपाधि में अंतर है और भारत रत्न पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। अगला पॉइंट,
पुरस्कार पुरस्कार देना समानता के विरुद्ध नहीं है। पुरस्कार देना समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्य में यह उल्लिखित है, भाग 4A ब्रैकेट में, मूल कर्तव्य में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मूल कर्तव्य में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और समानता कुशलता के विरुद्ध नहीं है। और समानता कुशलता के विरुद्ध नहीं है। अंतिम पॉइंट, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पुरस्कार, इन पुरस्कारों का प्रयोग, न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे भी न करे। इन पुरस्कारों का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के न तो आगे प्रयोग करे न तो पीछे, लेकिन इसे प्रतिबंधित करने के लिए आज तक भारत में कोई विधि निर्मित नहीं हो सकी। इसे प्रतिबंधित करने के लिए आज तक भारत में कोई विधि निर्मित नहीं हो सकी। तो देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये रोका जा सके, इसके लिए कोई लॉ बन ही नहीं पाया। तो आज भी लोग नाम के आगे पीछे करते हैं, पहली बात। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया कि देखो, जो कलाकार होते हैं, कलाकार किसी भी देश से पुरस्कार ले लें तो मामला यही खत्म हो गया। ये जो पुरस्कार है, पुरस्कार उपाधि थोड़ी है। यानी न तो स्वामी व्यक्ति, भाई उपाधियां स्वामी व्यक्ति आधार पर दी जाती है। उपाधियां लोगों में वर्गीकरण पैदा करती हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। उपाधियां जन्मजात दी जाती थी, धर्म के आधार पर दी जाती थी। अब पुरस्कार न देने का मतलब क्या है? समानता को जैसा मानना। अब ये कहिए किसी गोल्ड मेडल दे देंगे ओलंपिक में तो भेदभाव हो जाएगा। गोल्ड मेडल देना उस व्यक्ति के लिए भेदभाव होगा जो कोई मेडल नहीं जीत पाया। इसको भी दुखरे के दूसरा भी तरीका है, गोल्ड मेडल देना उस व्यक्ति के लिए भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उसे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भाई वो भी तो कॉम्पीट करने का प्रयास करेगा। और मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारी क्षमताएं अनंत हैं। और अगर हमें उत्कृष्टता, अगर हम कंपटीशन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कभी एक्सीलेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर सोच लेंगे हमारी क्षमताएं विकसित ही नहीं हो पाएंगी, हमें लगता है हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसे आज मूल मुद्दा यह है कि जो पुरस्कार दिए जाए उसमें पारदर्शिता रहे। क्योंकि हुआ कि हमारे यहाँ बड़ा ही विवाद आया, पुरस्कार कैसे हो गए, राजनीतिक आधार पे, दलीय आधार पे दे दिए गए। अभी तो बाकायदा सरकार क्या करती है, नॉमिनेशन मंगाती है, इस बात की स्क्रीनिंग होती है, एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी बाकायदा जांच करके पुरस्कार देती है किनको जो डिजर्विंग व्यक्ति हैं, जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। तो आप याद देखिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया तो ये बाकी लोगों को इंस्पायर करता है। क्या किया क्या? अब देखो,
चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया, तो आडवाणी पे आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो? आप कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, तो आडवाणी पे ऑब्जेक्शन कोई विशेष कारण क्या? किसकी अथॉरिटी क्या है? देखिए, कसौटी कोई बन नहीं पाई। अभी कसौटी पूछोगे तो किसी पॉलिटिशियन को भाई क्यों? भाई देखो, एक हकीकत बात है, जिसने भी पॉलिटिशियन के रूप में अपनी सर्विस दी है, अब चौधरी चरण सिंह कसौटी क्या थी, कर्पूरी ठाकुर कसौटी क्या थी? जितने भी राजनेता है उन्हें समाज की सेवा की है, ये बेसिक बात मानी जाती है। भाई कोई सिविल सेवक है, कोई राजनेता है, तो उसने सामाजिक जीवन में अपना योगदान तो दिया है। बात को ऐसे देखो, हमें ऐसा लगता है कि राजनेता है तो ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है। हकीकत की बात यह है मेरे बच्चों, ज्यादातर हिंदुस्तान में आदमी क्या करता है कि हम बड़े आदमी बन जाए, एक नौकरी मिल जाए, अपना घर हो जाए, झूला में चाय पीते हुए आराम से बैठे। आप जानते हैं नेता कौन होता है? नेता जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता वो नेता होता है। सुबह शाम तक नेता बनना बहुत कठिन काम है इस देश में। आप किसी राहुल गांधी शादी नहीं कर पाए, कौन कह रहा है बच्चा मेरा? तुम दुख व्यक्त कर रहे हो या तुम्हें मजा आ रहा है इस बात में? दुख हो रहा है, देखो कितनी अच्छी सेंसिटिव बच्चा है मेरा। अरे मेरे बच्चों, राजनेता होना बड़ा। एक बार मैं कहीं से आ रहा था, कहीं एक एयरपोर्ट पे था और सचिन पायलट मेरे सामने थे, जयपुर की बात है। मैंने कहा नमस्कार सर, आप मेरे आगे आइए। उम्र में मुझसे वो कम है, फिर मैंने सम्मान दिया। अरे नेता कौन होता है? अरे बच्चों, मैं तो जीवन में एक व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरी कर पाया, कुछ भी कर दो रोज रोज मोह बना देता है। गिफ्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम तो इतने बच्चों की इच्छा सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और नेता 20 लाख जनता की इच्छा को लेकर ढूंढता है। तो मैंने सचिन पायलट का नमस्कार क्यों किया? सांसद। अरे मेरे दोस्तों, जानते हो सांसद का मतलब क्या होता है? एक बार कोई, मेरा किसी परिचय है नहीं बच्चों में, तो आप जैसे सामान्य आदमी हो, नहीं कभी कभी कोई दिल्ली आता है, एक व्यक्ति मेरे परिचित दोस्त थे, चलो किसी मंत्री से मिलना है। मैंने कहा मुझे मत लिवा जाओ, नहीं चलो मिलना ही है। तो चलो मंत्री साहब से मिलने गए, 11 बजे रात, तो कहीं से आए थे, वहां हम लोग 2 घंटे वेट करना पड़ा। तब तक कॉफी लेकर आया, उसका स्टाफ चाय लेकर आया, सब कुछ पिलाया। मंत्री महोदय मिले, यही किसी अधिकारी से मिलने चले जाओ। एक बार मैं किसी डीएम साहब से मिलने गया, उनका मुंह उठाकर क्या खड़े होते हैं, मुंह कहां ले जाओ यार, बताओ, बेकार की बात कर रहे हो। अरे मेरे दोस्तों, इसलिए कोई भी जो नेता होता है उस सार्वजनिक जीवन में हमारा अप्रोच क्या हो गया है? अरे पॉलिटी पढ़कर, अरे नेता बनना बहुत कठिन काम है, अपना निजी जीवन छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमारे सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कौन है? दीदी परिवार नहीं, नवीन पटनायक परिवार नहीं, मोदी जी परिवार नहीं, राहुल भैया परिवार नहीं, योगी, ये नेता है। अब मेरे बच्चों, परिवार छोड़ देना सामान्य बात है, विशेष बात है? विशेष बात है, अत्यधिक विशेष है। आप याद रखना, परिवार छोड़ देना, इससे बड़ा त्याग दुनिया में कुछ होता नहीं। ये सामान्य व्यक्ति हैं, विलक्षण व्यक्ति हैं। बहन जी नाम मैं भूल गया, बहन जी। और लोग कहते हैं नेता मतलब ऐसा है ये। अरे मेरे बच्चों को नेता बन के, इसलिए आपने पूछा आडवाणी क्यों दिया गया, बात आडवाणी की नहीं है, सारे पॉलिटिशियन की है। अच्छा, विवादों में था, कौन नेता विवाद में नहीं होता बताओ? अरे ऐसा कोई आधार नहीं है मेरे बच्चों, इस लाइन पे मत सोचो, इस लाइन पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े। जितनी बात मैंने अभी तक बताई उसमें कोई समस्या तो पूछ सकते हैं। क्या करवाना है? अब हम दूसरा पढ़ेंगे, फंडा में। अब समानता खत्म, समानता समाप्त हो गई। अब दूसरा पढ़ेंगे, फंडामेंटल में आजा। आजा मतलब हम क्या ममता दीदी को बुला रहे हैं? मेरे दोस्तों, अंग्रेजों से समानता के नाम पर लड़ा था या आजादी के नाम पर लड़ा था? आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समानता?
सच मानिए, जहां समानता ही आजादी है नहीं हो पाया। चाइना में समानता आ गई, नॉर्थ कोरिया में एकदम आ गई कि वो सब गरीब हो गए। समानता ऐसे भी आती है, सब गरीब कर दो भाई, सबको बेरोजगार बनाना ज्यादा आसान है नौकरी देना। जब इसका मतलब है सबकी नौकरी छीन लो, अपने आप सब समान हो जाएंगे, बाकी लोगों को नौकरी देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक इसलिए जहां जहां समानता आई, आजादी आई, गारंटी नहीं है, लेकिन जहां आजादी आई वहां समानता भी आया। अमेरिका में आजादी, और मेरे दोस्तों यही तो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। देखो, समानता का अधिकार भी अच्छी बात है कि आपको कोई विधि नहीं बना पाएगी जो आपके समानता के अधिकार को छीने, लेकिन मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है बच्चों, आजाद पैदा हुए हैं हम। इसलिए सवाल है, इसे चंद्रशेखर अपना टाइटल क्या रखा था? आजाद। एक बात याद रखिए, अभी मैं कहीं जा रहा था, ऐसे लोग आजकल आजाद नाम रख लेना, वो लोग तो सच में आजाद थे। जरा सोच के देखिए, अंग्रेजों के शासन को ही माना नहीं। तिलक क्या थे? तिलक क्या है? तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर जिसने आजादी छोड़ दिया, आजादी अगर आपसे कहा जाए आजादी छोड़ दो, तो ये समझ लेना किसी ने आपका दिल और गुर्दा ही मांग लिया है। एक बात याद रखिए, आजादी खत्म कर देने का दास बन जाना। और अगर कोई कह दे कि आजादी छीन लेगा, अगर आजादी कोई मुझसे छीन ले, वो ठीक वैसा होगा जैसे कोई कहे हवाओं से बहो मत। हवाओं का बहना कोई छीन ले, नदियों का चलना कोई छीन ले, पुष्प से खुशबू छीन ले, सूरज से रोशनी छीन ले, वैसा होगा मुझसे कोई। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात बहुत ध्यान, आजादी हमारा स्वभाव है हमारा। कई बार तो मैं देखता हूं कि कई लोग, क्या शहरों में नहीं कहीं देखा, कई बार लोग घर पे काम कराने के लिए बच्चे गांव से लाते हैं और ये कहते हैं कि भाई इनको पढ़ा भी हम देंगे, सुविधा भी देंगे इनको, और आगे कुछ इनकी सहायता कर देंगे। फिर भी बच्चा गांव की झोपड़ी में वापस चला जाता है, शहर के महल में रहना पसंद नहीं करता। और आपको सही आजादी कब मिली? इसलिए गांव में आजादी मिली थी या सही आजादी दिल्ली में मिली? कमाल की बात है। लड़कियों से पूछो, आजादी गांव में मिली थी बहनों या यहाँ क्या मिली? कहा? यहाँ की मिली। कैसे मिली जरा बताओ तो। अरे मेरे बच्चों, ये बताओ, आर्टिकल 19 जो रोज रोज प्रयोग कर रहे हो वही पढ़ना है। इसलिए जरा सोच के देखो, संविधान निर्माताओं ने क्या गिफ्ट हमारे लिए दिया। संविधान निर्माताओं ने क्या गिफ्ट हमारे लिए दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, आजादी, स्वतंत्रता। मतलब कुछ बताओ तो मैं समझ पाऊं, क्या ऐसा दिल्ली में तुम्हें मिला जो गांव में नहीं था? क्या बाउंडेशन थे? सही बात है। अब देखिए, एक बात याद रखिए, अब एक बात आपने सही कहा, एक बात याद रखिए, एक होता है बंधन, दूसरा होता है आजादी। एक होता है बंधन, दूसरा होता है आजादी। आजादी किसका विरोध करती है? बंधनों का। ये बंधन है क्या? दूसरा, एक बात याद रखिए, आजादी बंधनों को तोड़ना है, आजादी लॉ को तोड़ना है। अच्छा, आजादी का मतलब है सरकार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब सरकार आजादी के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती? विधि का होना आजादी के लिए बाधक नहीं है? आजादी के लिए बाधक क्या है? बंधन। और याद रखिए, आजादी के लिए बंधन ही तो है। कहीं टीचर बंधन पैदा करता है, कहीं ताऊ बंधन पैदा करता है, कहीं समाज बंधन पैदा करता है, कहीं समाज बंधन पैदा करता है। इसलिए एक खास बात आप देखिए, इसलिए तो कहा गया आदमी तमाम जंजीरों से झगड़ा हुआ है, समाज भी जंजीर लगाता है। लेकिन कई बार तो आप कहेंगे सर, आजादी केवल इसी से है, या गरीबी बीमारी ये भी तो बंधन है? तो आजादी की बड़ी लंबी परिभाषा की जा सकती है,
लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की जो बात की है, उस संविधान ने क्या कहा उसके बाद आप देखिए, फिर उसके बाद उसका हम महत्व आपको बता दें। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए, अनेक आजादी की बात की गई है। अब अनेक आजादी इस यही में विचार करना है कि समानता महत्वपूर्ण है आजादी। देखिए, इसलिए कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अभी ये नहीं कि जो लिखा है बस रट लिया हमने, ये आजादी ये आजादी ये आजादी। क्यों समानता ज्यादा इंपॉर्टेंट या स्वतंत्रता? राज्य में मिलेगी या राज्य के बिना मिलेगी? और बिंदास मिलेगी या थोड़ा थोड़ा मिलेगी? आजादी कितना चाहिए, थोड़ा सा या बिंदास? हमारे यहां आजादी कितनी मिलती है? ये थोड़ा थोड़ा क्या है? अच्छा, एक खास बात है, इसी बात को है, आजादी हमारे यहाँ निरपेक्ष है या सापेक्ष है? सापेक्ष है। अमेरिका में निरपेक्ष है। इसलिए जब हम आजादी की बात करते हैं, एक संविधान की बेसिक बात उठा लें, तो संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या कहा गया कि कितनी बात कही गई है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और एक मतलब इसलिए कहा भी जाता है, सच मानिए अगर आर्टिकल 19 हटा दिया जाए, एक तरीका मैं आपसे पूछूं, भारतीय संविधान को चाइना जैसा बनाना है, आप किस आर्टिकल को हटाने के बाद फंडामेंटल राइट में करेंगे? आर्टिकल 19 हटा दीजिए। फेसबुक को हटाना है, किसको हटाना है? 19। ट्विटर व्हाट्सएप किसको? 19। फिल्म बनाना, पाकिस्तान में आर्टिकल 19 ही नहीं है, फिल्म बना ही नहीं सकते। अफगानिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्टिकल 19 क्या 1 भी नहीं है वहां पे, 9 भी नहीं है, 19 का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मेरे दोस्तों, ये ऐसा 19 है जो 100 साल तक काम करता है। इसे अमेरिका में आर्टिकल 19 है। अमेरिका में आर्टिकल 19 पूर्णतः लागू होता है। इसलिए आर्टिकल 19 का ही प्रयोग किया। आजादी, इसे कोई किताब लिख सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। और अब सवाल है, बोलेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे तो सम्मेलन करना पड़ेगा, अकेले ही बोलेंगे? बोलने के लिए क्या जरूरी है? लेकिन सम्मेलन माओवादियों का भी होता है और निरंकारियों का भी, तो सम्मेलन कैसा करना है? इसलिए अच्छा, हमारा सम्मेलन कैसा हो रहा है? शांतिपूर्ण, हथियारों के बिना। हथियारों के बिना को टेक्निकल कहा गया है, निरायुध, बिना हथियार का और विशुद्ध नाम क्या है? आयुध। शांतिपूर्ण, निरायुध, विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो हमारा देखिए सम्मेलन पीसफुल है, वाक अव्यक्ति आजादी है। लेकिन सवाल ये, कई बार वाक और अव्यक्ति आजादी में कुछ हम ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों को बुरा लग जाता है। इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन वाक और अभिव्यक्ति, अब सवाल है, अगर वाक और अभिव्यक्ति किया तो कुछ समूह संगठन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे? इसमें क्या है? यूनियन, एसोसिएशन, समूह, यूनियन एंड एसोसिएशन। और 97 थे हमारे यहाँ संविधान में जोड़ दिया गया सहकारी संगठन। ये 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल, ये बना सकते हैं। अब जब समूह संगठन बनाएंगे तो सवाल है, अब पूरे देश में आने जाने की आजादी मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर सोच के देखिए, टिकैत ने, राकेश टिकैत ने क्या बना रखा है? समूह संगठन। हमारे यहाँ तो हर चीज का, किसानों का समूह संगठन है, व्यापारियों का है, छात्रों का है, तो समूह संगठन में बना रखा है। इसीलिए आर्टिकल 19 आप हटा दीजिए तो लोकतंत्र के आधार हिल जाएगा। भाई लोकतंत्र में क्या है? पहला बोलना।
अच्छा, बोलेंगे वही जो मोदी जी को अच्छा लगे या मोदी जी के खिलाफ भी? इसे याद रखिए, इसे बोलेंगे या आलोचना करेंगे? अच्छा, बोलने में वही बात बोलेंगे जो मोदी जी कह रहे हैं, उनके प्रतिकूल भी बोलेंगे। इसलिए बोलने में असहमति हमेशा होगी, डिसएग्रीमेंट, असहमति। और आजकल एक बात याद रखिए, जो सत्ता में जाता है, जो आदमी सत्ता में जाता है वो क्या सोचता है, जो हम कह रहे हैं वही दुनिया कहे। सब लोग मोदी 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 कहो, मुझे नहीं कह रहे कि, और ये बात मोदी जी की बात नहीं है, जो भी शासन सत्ता में रहता है वो सोचता है पूरी दुनिया हमारे जैसे बोले। यानी ये राज्य की भूमिका है, पापा बनने का प्रयास कर रहा है। जैसे टीचर क्या सोचता है, अच्छा आप कहेंगे सर आजादी बता रहे हो लेकिन आप चुप करवा देते हो। अब देखो दोस्तों, यही टीचर और पिता को थोड़ा कर देना पड़ता है, क्योंकि आप कई बार आप अपना भला नहीं जानते। आप कहोगे सर अच्छा कल सिगरेट पिएंगे तो उसमें भी टोकोगे? नहीं, उसमें नहीं टोकूंगा। नहीं, क्लास में थोड़ा सा, अच्छा यही, अब किसी निरपेक्ष आजादी नहीं मिल पाती कि कई बार आप ये नहीं समझ पाते कि हम क्या पूछना चाहते हैं, हो सकता है जरूरी ना हो। अच्छा, हमारे पास वो समय की सीमा होती है, क्योंकि आपके मन में तो होता है देखो आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, और हम जब आजादी कहते हैं तो हमें कर्तव्य बताते हैं। इसलिए सीमा बहुत जरूरी है। सीमा मतलब प्रतिबंध। सीमा मतलब क्या है? ये मेरे दोस्तों, लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ता है। लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब सवाल है, अगर किसी को बोलने की आजादी हो जाए तो मैं किसी नेता को यह कह दूंगा उन्हें एक अमुक नेता चोर है? अब यही तो, अभी तो राहुल भैया ने यही तो बोल दिया था। राहुल भैया ने ही बोल दिया था। इसलिए इसलिए अब सवाल है कि व्हाट्सएप पे फेसबुक के हमें बोलने की आजादी है, किसी गाली देने की? तो सवाल है, बोलने और गाली देने में फर्क है। अच्छा, आलोचना करने का अधिकार है या उनके खिलाफ हमला कर देने का? और आपने आजादी में एकदम उग्र हो गए, उन्होंने कहा इसी की तैसी महल्ले, इसको पहले मार पहले, हम गड़बड़ा जाएगा। जबान से बोल लेंगे और हाथ पैर से? जबान से। इसलिए एक बार एक तरफ देखिए आजादी है समूह संगठन की, दूसरी बात फिर डी में क्या है? अब जो समूह संगठन बनाएंगे, समूचे भारत में आवागमन करना पड़ेगा, भारत के समूचे क्षेत्र में। आवागमन यानी याद रखिए, केवल दिल्ली में नहीं, यूपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, अंडमान में भी, कहीं पूरे भारत के क्षेत्र में आवागमन आप करिए, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अभी प्रतिबंध बता देंगे, चिंता मत करिए। अरे पहले देखिए तो कितने अधिकार मिले हैं। इसे आप जब भी चाहे झोला उठाइए और भारत में घूम टहल के चले आइए। इसीलिए कई बार बच्चे क्लास करते करते रहते हैं, झोला उठाए निकल गए। आवागमन की आजादी, आवागमन की आजादी है। लेकिन सवाल यह है, अब कोई सेना का अधिकारी, और सेना का अधिकारी किसी मीटिंग को हेड कर रहा है, और सेना का कोई फौजी है, वो कहा अरे अधिकारी साहब को बोलने दो, अपना बैग बोरिया लेके निकल गया और ठांस दिया जाएगा। इसे याद रखिए, कहीं कहीं जगह आजादी बड़ी सीमित है। और एक बात याद रखना बच्चों, मेरी बहुत शुभकामना है कि बाप को बड़े से बड़ा पद मिले, जितना बड़ा पद मिलेगा आजादी। इसे याद रखो। अभी मैं कहीं जा रहा था, एक बच्चे ने टी शर्ट पे लिखा, अच्छा जो बच्चे टी शर्ट पे लिखवाते नाम, उसको बड़े मैं ध्यान से देखता हूं, और ट्रक के पीछे का स्लोगन, बड़ी फिलॉसफी होती है। एक बच्चे ने टी शर्ट में नाम लिखवाया था, आवारा हूं। एक बात याद रखना, आजाद तो वही है जो जीवन में इसने कुछ नहीं किया। आज याद रखना, आजाद वही है, उसने कुछ क्यों किया नहीं, किसी की बात नहीं मानी। अब आजादी का मतलब, अब मान लो हमारे 11:30 बजे क्लास है और कोई दोस्त मिल गया कि चाय पियो, उनका बैठो यार चाय पीते हैं। अब ऐसे कोई कोई रोज मिल जाएगा, क्लास तो रोज नहीं होगी। उसके बाद केजीएस क्या कहेगा, सर जितने दुनिया में अक्खड़ लोग हैं, जितने फिलोसफर लोग हैं, आज वो नहीं पाए जाते। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है, घड़ी ने हमारी आजादी छीन ली, अंग्रेजों ने नहीं। किसने छीन ली?
अब ये बड़ा मार्मिक मामला बन जाता है। इसे जो बच्चा क्लास में हमेशा लेट आता है मैं उसका बड़ा फैन होता हूं। और कई बच्चे तो 2-3 दिन क्लास में आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, माहौल लेने के लिए फिर 3-4 दिन आ जाते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, अरे मेरे बच्चों, अनुशासन में रहना यह मानव का नाम नहीं है। खुले रहो, बह जाओ, किसी बाधाओं की चिंता, तब आजादी। अभी ये नहीं हमारा जियो, ए मेरे दोस्तों, सांचे में जियोगे या मुक्त होके जियोगे? अभी कैसा जी रहे हैं? सांचे में। सांचे का मतलब है 25 साल तक बढ़ लेना। और जो लोग सिलेक्ट हुए नहीं और सर उनका वो पार्टनरशिप तलाश होने लगी, इनका मैचिंग उनके साथ, उनका मैचिंग उनके साथ। लो, और अभी मैं एक फिलोसफर से मिला, अब व्यक्तिगत नाम किसी को बता देना ठीक नहीं होता, कई बार ये वायरल हो जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं किसी फिलोसफर से मिला और वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। हमने कहा मेरा जूनियर है, तो मैंने कहा शादी वादी की? कहा भैया देखो मुझे ये पूछना गमारा नहीं है कि तुम कहां से आ रहे हो। हम कहा अरे आ जाओ, गले लगो, पहले गले लगो तुम। मैं आजादी पढ़ाता हूं दोस्तों, कभी प्रयोग नहीं कर पाया। आजादी पढ़ाता हूं लेकिन हमेशा बंधा हुआ महसूस करता हूं। 11:15 से वहां, 5 से वहां, 3 से वहां, ये भी जीना कोई जीना है मेरे लिए। और असली आजादी प्रोफेसर यूज करता था। प्रोफेसर आज क्लास में आए, जाओ बच्चों आज पढ़ाने का मन नहीं है। बच्चे भी खुश, प्रोफेसर भी खुश। 3 दिन बाद आया भी नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहा है। इसे याद रखो, जब भी कोई आदमी मुझसे ऐसा मिलता है जो ये कहता है सर जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मैंने कहा बस जी दोस्त तुमने जीवन जिया, बाकी सब तो काट रहे हैं जीवन। कैसा कर रहे हो? पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा होता है। और मैं तो कैसे इस अधिकारी को जानता हूं, वो नॉर्थ ईस्ट कैडर का था। नहीं अब राज्य नहीं आएगा, चिंता मत करो मेरे बच्चे। आज के लिए इतना है। अब देखो आजादी पे बाधा कौन लगा रहा है? तो अब लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि लॉ है तो आजादी है। आगे बता देंगे कि राज्य बाधा कर रहा है, आगे इतना है आगे।